बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है जी कैपेसिटर्स। हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है कि नहीं। कैपेसिटर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर्स स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय कीपिंग द चार्ज सेपरेटेड। कैपेसिटर्स स्टोर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी by keeping the charge stored। ये पहला हमारा by keeping the charge separated कहना चाहिए। अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो ये है कि चार्ज से मुराद क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम चार्ज से क्या मुराद। सिंपल सी बात है, आप ये चीज देखें कि ये एक फर्ज करें मेटल या कोई और सब्सटेंस, ये इसके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियस है। ये समझे इनके गिर्द ये क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस है। अब जितने एटम्स हैं और उनके न्यूक्लियस हैं उतने ही उनके साथ नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मौजूद है। और ये सिस्टम न्यूट्रल है। ये सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है। और इसमें हम चार्ज की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इसमें हम चार्ज की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारे नजदीक चार्ज वो है कि यहाँ से आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठाएं और यहाँ ले जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने चार्ज को अनसिमेट्रिकल कर दिया है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है चार्ज की। चार्ज की क्या कर दी है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ये हैं और ये उनके साथ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आपने काफी सारा क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ से यहाँ बहुत थोड़ा नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये जो बहुत ज्यादा आपने नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा कर दिए है, ये जो, इसको हम कहते हैं चार्ज। किसी आपने कहीं से उठाकर कहीं कोई चार्ज डाल दिया तो हमने कहा आपने चार्ज इकट्ठा कर दिया, इसको चार्ज कहते हैं। या फर्ज करें किसी जगह पर कुछ भी नहीं था और वहां मैंने एक सिंगल प्रोटॉन रख दिया और उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो हमारा चार्ज है। इसकी जगह हम डबल प्रोटॉन भी यहाँ रख सकते थे, ये चार्ज हमारा आप समझिए डबल हो गया। इस चार्ज को आप ई से रिप्रेजेंट कर लें और इस चार्ज को आप 2e से रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ ई से मुराद वो वाला चार्ज है 1.6 × 10⁻19। और अगर फर्ज करें कि 3 प्रोटॉन्स अगर इकट्ठे हो जाए तो इसका चार्ज हो गया 3e। तो चार्ज इकट्ठा हो रहा है, इस चार्ज के इकट्ठे होने से इसके नेबरहुड पे क्या फर्क पड़ रहा है वो मैं बता देता हूँ। अब फर्ज करें कि यहाँ पर ये चार्ज आपने +1 कूलम को यहाँ रखा, क्या रखा, +1 कूलम को। इस चार्ज ने उसे धक्का दिया +1 कूलम को और उसके ऊपर इसने x जूल्स का वर्क कर दिया, या आप कह लें चले x जूल्स के बजाय v जूल्स का, v जूल्स का वर्क कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ 2 प्रोटॉन है, यहाँ चार्ज ज्यादा है और यहाँ पर आप +1 कूलम को रखें तो ये दोनों उसको रिपेल करके दूर भगा देंगे और बाय द टाइम वो इधर पहुंचेगा उसके पास 2v जूल्स की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर यहाँ पर 1 कूलम को यहाँ जाते हुए उसको v जूल्स की काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो उसी 1 कूलम को यहाँ से यहाँ आने में 2v जूल्स की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब उसी +1 कूलम को आप यहाँ रख दें तो यहाँ से ये इसको 3 प्रोटॉन जब मिल के रिपेल करेंगे तो ज्यादा वर्क डन करेंगे, उसको ज्यादा एनर्जी देंगे, फर्ज करें 3v जूल्स की, उसको वो एनर्जी दे देते। यह चार्ज क्या है, क्यू है, और ये क्या है, v वोल्टेज है। 1 कूलम को मिलने वाली एनर्जी को वोल्टेज कहते हैं। तो आप देखें किसी जगह पर जब बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है तो वहां वोल्टेज खुद बहुत जनरेट हो जाती है। वोल्टेज क्या है, एनर्जी ऑफ 1 कूलम। इस बात से ये बात पता चली कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये पहला पॉइंट है जो हमें
इसके बारे में हमें पता चला कि चार्ज वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस चीज को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह आप फर्ज करें कि ये एक ट्रे है या एक टब है, इसमें ये पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का एक ही पोटेंशियल लेवल है, इन सब की पोटेंशियल एनर्जी एक, यहाँ तक कोई मसला नहीं। लेकिन जो ही आप इस पानी में एक इस तरह करके एक वेव क्रिएट कर देते हैं, तो ये पानी थोड़ा सा हायर पोटेंशियल पे चला गया। इस पानी की, ये जो क्रस्ट के अंदर पानी है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ये पानी जब इस ट्रफ में गिरेगा, इट कैन लूज पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन डू वर्क। यहाँ पर इसका हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल पर। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये चीज देखें कि ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ ये ट्रॉली कनेक्ट हुई हुई है और उसके साथ ये दूसरा स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग में आप इस ट्रॉली को जरा पीछे इस तरफ को खींचें, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये वाला स्प्रिंग खिंच जाएगा और ये वाला जो है स्प्रिंग, ये कंप्रेस हो जाएगी। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ये खिंच गया, ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि ये स्प्रिंग रिपेल कर रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है कि वापस जाओ, और ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई इस तरफ को आओ। इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपके पास फर्ज करें ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई और ऑब्जेक्ट, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स उठाए और उठाकर इस पे एक्स्ट्रा डाल दिए। हम जो कहते हैं ना चार्ज स्टोर्ड ऑन समथिंग, तो उससे मुराद एक्स्ट्रा चार्ज होती है, उसकी अपने चार्ज की हम बात नहीं करते। ठीक है ना, वो बात मसलन फर्ज करें, ये अगर फर्ज करें एक सफियर है, ये 5 किलो का सफियर, क्या है 5 किलो का सफियर है। लेट्स से कि ये 5 किलो कोई कार्बन का बना है, 5 किलो ऑफ कार्बन का बना है, ये 5 किलो ऑफ कार्बन का बना है, मिसाल में देता हूँ आपको। तो अब अगर फर्ज करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से यहाँ नहीं लेके गए थे, तो हुआ क्या था, इस 5 किलो कार्बन में इसमें से 2.5 किलो प्रोटॉन, 2.5 किलो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेट को तो आप इग्नोर ही कर दें, तो 2.5 किलो प्रोटॉन, और 2.5 किलो प्रोटॉन को जब आपने डिवाइड किया 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये आपके बन गए जनाब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बन गए। ठीक है, ये एक यहाँ इस तरह नहीं, अगर आप सॉरी 2.5 को आप डिवाइड कर दें 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो इतना आ जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और इसको जब आप 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। जो ह्यूमन बॉडी है, आपको पता है, वो भी मिसाल अगर एक 80 किलो का बंदा है, तो उस 80 किलो के बंदे में गालिबन 40 किलो के करीब तो प्रोटॉन्स है, अगर इलेक्ट्रॉन्स के वेट को इग्नोर कर दिया जाए, और रफली, और 40 किलो के प्रोटॉन्स को जब इससे डिवाइड किया जाए, तो उसके पास इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। एक बंदा है, वो फर्ज करें 80 किलो का, उसमें से 40 किलो के प्रोटॉन होंगे उसके अंदर, और 40 किलो के प्रोटॉन को आप मास ऑफ प्रोटॉन से आप डिवाइड करें, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर होंगे, और इसी को 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो इतना पॉजिटिव चार्ज एक बंदे के अंदर मौजूद होता है। मगर जितना पॉजिटिव चार्ज बंदे के अंदर मौजूद होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसके अंदर मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर ट्रिमेंडस चार्ज है, मगर इक्वल एंड अपोजिट मिक्स फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उस चार्ज की हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम जिस बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा चार्ज की, मिसाल के तौर पर ये एक सफियर है, ये एक और सफियर, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाए इधर डाल दिए, और जब मैंने इधर इलेक्ट्रॉन डाले, तो ये सफियर क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और ये सफियर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। फर्ज करें मैंने यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन इधर डाले कि इस पे चार्ज आ गया +5 कूलम, और इस पे चार्ज आ गया -5 कूलम। तो इट इज दिस चार्ज दैट वी रेफर टू, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है किसी बॉडी पर। इस एक्स्ट्रा चार्ज का नतीजा क्या निकलता है, इस एक्स्ट्रा चार्ज का नतीजा ये निकलता है कि अगर आप यहाँ +1 कूलम को रखेंगे, तो वो तेजी से रिपेल अवे होकर इधर इसकी तरफ मूव करेगा, और ऐसा मूव करते वक्त अगर फर्ज करें वो 100 जूल्स का वर्क करता है, या 100 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, रास्ते में उसकी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, उसे टकरा कर एनर्जी ट्रांसफर करता है, और 100 जूल्स का वर्क करता है, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो 100 वोल्ट्स कहलाएगा, 100 जूल्स पर कूलम।
और ये वोल्टेज कहाँ से जनरेट हुई? इसलिए जनरेट हुई कि आपने यहाँ पर इधर से इलेक्ट्रॉन्स उठाकर इधर डाल दिए थे, इन दोनों को इनको चार्ज आपने इनको दे दिया था। तो पता चला कि जब आप चार्ज देते हैं तो चार्ज देने के साथ ही कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज जब एक आइडेंटिकल चार्ज जब कहीं इकट्ठा होता है तो उसमें कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। ठीक है कि नहीं? किस तरीके से आप देखें, ये इंसान है ना, फर्ज करें ये एक इंसान, ये 80 किलो का इंसान है। मैंने अभी बताया कि इसमें 40 किलो के करीब क्या है? प्रोटॉन्स। इसमें 40 किलो के क्या है? प्रोटॉन्स। और जाहिर है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स को जब मास ऑफ वन प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे, मास ऑफ वन प्रोटॉन आपको पता है 1.66 × 10⁻27 है, या आप यूं कह लें इस तरह से, और साथ फिर ये, और साथ आखिर में 0.166 लगा दें। इतनी बड़ी को डिवाइड करें तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। इस प्रोटॉन्स को आप 1.6 × 10⁻19 से आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। इतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बंदे के अंदर है, मगर इतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसके अंदर है। ठीक है? अब इस मिक्स चार्ज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, एक कम से कम एनर्जी के परस्पेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंस, मगर आप उसके बंदे के अंदर किसी मैकेनिज्म के जरिए, किसी हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म के जरिए उसके जिस्म से सारे इलेक्ट्रॉन छीन लें, तो वो बंदा क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब उसके अंदर इतना एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज होगा कि वो इतने जोर से एक्सप्लोड करेगा कि वो पूरा पाकिस्तान तबाह कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ चार्ज है और इकट्ठा कहीं चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव इकट्ठा हो गया तो उसमें कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, और जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। मिसाल के तौर पर एक प्रोटॉन या अकेला कहीं खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप +1 कूलम को रखें तो ये उसे धक्का देता है। लेट अस सपोज कि उसमें x जूल्स की काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब है अब यहाँ पर दो प्रोटॉन अगर आ जाएंगे तो वो उसी +1 कूलम को ज्यादा जोर से धक्का देंगे और 2x जूल्स की काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाएगी। इसी तरह से तीन प्रोटॉन अगर इकट्ठे होंगे तो वो +1 कूलम को जब धक्का लगाएंगे तो उसमें 3x की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब, और काइनेटिक एनर्जी आई तो गोया इसका मतलब उसके पास यहाँ उतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 1 कूलम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इससे ये बात पता चली कि जनाब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। कि जहां एक्स्ट्रा चार्ज, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज, मैं ये नहीं कह रहा कि आम बॉडीज का चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज कहीं भी आ जाएगा तो वो वर्क डन करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अच्छा, अब एक बात गौर से सुन लें, वो ये बात है कि ये चीज देखें आप कि स्पेसिफिकली जब हम बात करें तो कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स से मिलकर बनता है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग तो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मुराद होती है। लेकिन उसके अलावा हर वो बॉडी जिसके पास आपने चार्ज उसके ऊपर या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं या उससे इलेक्ट्रॉन छीन कर उसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, उसके पास चार्ज आ गया है और चार्ज आ जाने की वजह से उसमें कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क आ गई है, वो इट एक्ट्स एज अ कैपेसिटर। यानी ये एक मेटेलिक सफियर है, इससे आपने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज भी पैदा हो गई। इसकी वो वोल्टेज कैसे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के चैप्टर में पढ़ा था। फर्ज करें कि ये कोई स्फीयर है जिसका रेडियस छोटा है और इसका चार्ज Q है, और इन्फिनिटी से +1 कूलम को पकड़कर आप यहाँ लाएं। अच्छा, एक बात याद रखें, वोल्टेज का कंसेप्ट दो तरीके से, ये देखें जिस तरह ये है, यहाँ से आप एक बॉडी को उठाएं ऊपर ले जाएं तो आप जितना वर्क डन करते हैं वो उसकी क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और छोड़ें तो नीचे आए तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये चीज देखें कि आप ये भी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है,
आप कहते हैं इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। इसके क्या मानी लिए जा सकते हैं? इसके एक मानी ये लिए जा सकते हैं कि मैं +1 कूलम को यहाँ छोड़ूं तो वो यहाँ से रिपेल अवे होकर यहाँ पहुंचेगा, और बाय द टाइम वो यहाँ पहुंचेगा उसके पास 100 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर वो बीच में फर्ज करें यहाँ रास्ते में कोई वायर है और इस वायर में आपने यहाँ +1 कूलम छोड़ा है, तो +1 कूलम इस वायर में से जब गुजरेगा और इसके एटमों से टकराता हुआ जाएगा और इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता हुआ जाएगा, तो वो 100 जूल्स का वर्क डन करेगा। ये इसका एक मानी हो गया। और इसी चीज को इस तरह से भी लिया जा सकता है कि अगर इनके दरमियान 100 वोल्ट्स है, अगर इनके दरमियान क्या है 100 वोल्ट्स है, तो आप +1 कूलम को यहां से पकड़ें और यहां लेकर आए तो आपको 100 जूल्स का वर्क डन करना पड़ेगा। ये भी इसको एक इंटरप्रिटेशन, जिस तरह मैंने कहा ना, ऊपर लेके जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, आप जो वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी का राइज का सबब बनता है, और वहां से छोड़ दें तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई चीज इस तरह नीचे गिर रही है कि वो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ टकरा रही है, तो वो टकराती टकराती अपनी एनर्जी रास्ते में जाया करती है। फिर वो जब नीचे पहुंचती है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करती, उसने जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की होती है उसने रास्ते में जाया कर दी होती है। बिल्कुल इसी तरह से पोटेंशियल +1 कूलम को यहाँ लेकर आए तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 100 जूल्स, यहाँ से छोड़ें तो वो वापस 100 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी ली जा सकती है कि यहां से -1 कूलम को आप लें और इस तरफ लेके जाएं, और अगर इन दोनों प्लेटों के दरमियान 100 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको यहाँ ले जाने के लिए 100 जूल्स की वर्क डन करना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो वही 100 जूल्स का वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो और या -1 कूलम को यहीं से शुरू में ही छोड़ दिया जाता तो वो यहाँ पहुंच कर क्या करती, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 जूल्स गेन कर लेती। या रास्ते में फर्ज करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर आपने एक वायर कनेक्ट कर दी, इस वायर में एटम्स हैं, तो यहां से जब -1 कूलम यूं जाएगा तो वो रास्ते में अपनी एनर्जी सारी जाया करता जाएगा। और अगर इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो -1 कूलम जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो रास्ते में 100 जूल्स की हीट प्रोड्यूस करके जाएगा। तो यहाँ पर सारी बात ये हो रही है कि चार्ज की वजह से, वो कौन सा चार्ज, जो एक्स्ट्रा चार्ज किसी बॉडी पर आया, उसकी वजह से उसके नेबरहुड में किसी भी 1 कूलम को एनर्जी मिल सकती है। वो एनर्जी उस 1 कूलम की क्या बन गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई। वो 1 कूलम अब केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। अब इसी तरीके से आप ये चीज देखें कि आपने पढ़ा था कि ये अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है और +1 कूलम को आप यहां से ला रहे हैं, तो यहां से आप यूं इसको लेकर आएंगे तो यू विल हैव टू डू वर्क, और वर्क जो आप करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। 1 कूलम को यहां से लाने वाले वर्क को मैं V से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि V वोल्टेज होती ही 1 कूलम की एनर्जी है, 1 कूलम पे किया जाने वाला वर्क है, 1 कूलम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और या वो एनर्जी है जो 1 कूलम को ऐसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिली जब वो रिपेल अवे होकर यहाँ। अब वो 1 कूलम यहाँ पहुंचा तो फिर हमने पढ़ा था कि ये R के कम होने का मतलब है कि 1 कूलम करीब आ गया पॉजिटिव चार्ज, अगर करीब आ गया तो ज्यादा वर्क डन करना पड़े, तो वो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R था, और फिर उसको हमने जब मिलाया तो K/R हो गया और V इज इक्वल टू KQ/R। इस तरह से वोल्टेज की बार बार हम जब चीज प्रूव करना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जहां चार्ज आ जाता है वहां फिर वोल्टेज लाजमी आती है। ठीक है कि ये देखें, ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अगर आप इधर से एक वायर लें और इसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दें यूं करके, ये फर्स्ट करें बल्ब है, ये कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, इसके थ्रू गुजरेंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी और ये जलेगा। तो ये भी क्या है, चार्ज की वजह से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यूं फ्लो हुए और एनर्जी मिली इसको। ये अगेन ये चीज प्रूव करता है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर यहाँ बहुत ज्यादा, अब ये चीज देखें, यहाँ पर फर्ज करें +5 कूलम चार्ज है और यहाँ पर फर्ज करें -5 कूलम चार्ज। अब यहाँ +5 कूलम चार्ज है या -5 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर बीच में फर्ज करें कि ये 100 वोल्ट्स,
क्या है 100 वोल्ट्स। अब यहाँ पर +1 कूलम को छोड़ें तो वो यहाँ पहुंचता है तो 100 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। अब फर्ज करें इसी प्लेट से आपने इतना नेगेटिव चार्ज इससे उठाया और इधर इसको इतना इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फेंके कि यहाँ +5 कूलम नहीं, यहाँ +10 कूलम चार्ज है और यहाँ -10 कूलम चार्ज है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो फील्ड जनरेट होगा वो फील्ड इस फील्ड की निस्बत यहाँ जो फील्ड जनरेट हुआ है उससे ज्यादा स्ट्रांग होगा और ज्यादा जोर से अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। यहाँ जब आप +1 कूलम को छोड़ेंगे तो वो तेजी से एक्सेलरेट करता हुआ इस तरफ को जाएगा और जब वो तेजी से एक्सेलरेट करता हुआ इस तरफ को जाएगा तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। यहाँ पर अगर इसने 100 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन की थी तो यहाँ 200 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। पता चला कि जो प्लेट्स पे चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है। 1 कूलम को कैपेबिलिटी दे रहा है वर्क डन की और ज्यादा वर्क डन की कैपेबिलिटी दे रहा है। इसका मतलब है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये हमारा पहला पॉइंट था कैपेसिटर्स, ये सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम अगली बात जो करने वाले हैं वो ये सबसे पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट, यानी समझे कि अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसमें एक ही पॉइंट था और वो एक पॉइंट क्या था कि जी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। जहां और चार्ज से मुराद क्या है, वो चार्ज नहीं जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर होता है। मैंने कहा ना, इस तरह तो एक 80 किलो का जो बंदा है, आप जरा इमेजिन करें, ये कैलकुलेशंस करें, ये काफी बड़ी वैल्यू आती है। आम 80 किलो के बंदे के अंदर, ये थोड़ा सा चले रफ सी हम कैलकुलेशन, इसको रफली ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाएं, इसको इसके साथ ऊपर ले जाएं, 40 × 10⁻⁻19 + 27, तो ये बनता है माइनस, तो 40 × 10⁻6 कूलम, 40 मिलियन कूलम। इसका मतलब है एक आम बंदे के अंदर 40 मिलियन पॉजिटिव चार्ज होता है और 40 मिलियन नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा पड़ा हुआ हो, मिला हुआ हो, तो उसकी हमारे लिए नजदीक कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हमारे नजदीक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज वर्क कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि इंसान के अंदर 40 मिलियन पॉजिटिव चार्ज भी है, 40 मिलियन नेगेटिव चार्ज भी है, तो इंसान बिल्कुल बेजरर है। मगर अगर किसी मैकेनिज्म के जरिए उसके जिस्म के सारे इलेक्ट्रॉन को ड्रेन आउट कर ले, तो पीछे जो 40 मिलियन पॉजिटिव चार्ज कूलम है वो इतने जोर से एक्सप्लोड करेगा कि उससे हमारा शहर नहीं बल्कि पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस होगा। तो इससे पता चला कि हमें आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में एनर्जी होती है, और वही चीज हम डिस्कस करते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा पहला पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जनाब इसमें एक पॉइंट और भी है दूसरा। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ कैपेसिटर शुरू हो रहा है। सेकेंड पॉइंट कैपेसिटर का क्या है कि ये जो आप प्रोपोर्शनैलिटी जो है जब इक्वालिटी में कन्वर्ट होती है तो यहाँ एक वो आ जाता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट C को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है कि नहीं? और C देखें क्या है, Q/V, चार्ज ओवर वोल्टेज। ठीक है कि नहीं? अब इस चार्ज C को हम समझने की कोशिश करते हैं कि C है क्या। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक चीज रखता हूं, देखें ये एक ग्राफ चार्ज और वोल्टेज का, इसे देखें और इसे देखें। इसमें ये बात है कि दोनों में चार्ज वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर फर्ज करें यहां पर चार्ज Q1 की कोई वैल्यू है, तो ये यूं आप इसको ले आए, यहां इसके पास वोल्टेज V1 है, इसके पास वोल्टेज V2। इससे बेटा ये बात पता चली कि इसमें ये होता है कि इसने जो चार्ज स्टोर किया तो उसने वोल्टेज कम डेवलप की है, और इसने चार्ज जितना चार्ज स्टोर किया तो इसने ज्यादा वोल्टेज डेवलप कर ली। देखें इसकी वोल्टेज ज्यादा है, ये वोल्टेज इस लाइन से पता चल रही है। अब इसकी वोल्टेज अगर ज्यादा है तो दोनों का अगर चार्ज सेम है और वोल्टेज एक की ज्यादा है और एक की कम है, तो जिसकी वोल्टेज ज्यादा है वो उस पे मतलब मुश्किल है, उसमें मजीद चार्ज स्टोर करना क्या होगा, मुश्किल हो। इस मिसाल को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये फर्ज करें ये एक स्फीयर है,
ये स्फीयर है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ये एक और स्फीयर है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्ज करें मैंने इससे 4 इलेक्ट्रॉन छीन लिए। जब मैंने इससे 4 इलेक्ट्रॉन छीने तो इसके ऊपर +4 का चार्ज आ गया। मैंने इससे 4 इलेक्ट्रॉन छीने, इसके ऊपर भी +4 का चार्ज आ गया। ठीक है कि नहीं? अब आप मुझे बताएं कि दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम है। ठीक है, अब मुझे बताएं ये चार्ज जो इसके अंदर है वो ज्यादा जोर जोर से रिपेल कर रहा है और इसका चार्ज इतना ज्यादा रिपेल नहीं कर रहा। अगर आप इसके +1 कूलम को रखेंगे तो ये चारों प्रोटॉन्स मिलकर उसे जोर से धक्का लगाएंगे, और यहां आप +1 कूलम को रखेंगे तो ये चारों से इतने जोर का धक्का नहीं लगाएंगे। यहाँ कैपेबिलिटी ऑफ वर्क ज्यादा है, यहाँ कैपेबिलिटी ऑफ वर्क कम है, और इस पे 4 इलेक्ट्रॉन इससे छीनना मुश्किल है, इससे 4 इलेक्ट्रॉन छीनना आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और यहां से अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहें तो इनकी अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन छीनना चाहें तो इनकी अट्रैक्शन थोड़ी वीक है। तो पता चला कि इसमें कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा है, इसमें कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कम है। तो इसकी वोल्टेज जो है वो हाई है और इसकी वोल्टेज क्या है? लो है। अच्छा जी, अच्छा अब आप मुझे बताएं, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज रखना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक प्रोटॉन को यहां लाके छोड़ेंगे तो ये चारों आपको रिपेल करेंगे, और इधर इसके ऊपर एक प्रोटॉन को लाना मुश्किल तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना यहां मुश्किल है। ये प्रोटॉन जब यहां पहुंचेगा तो ये वाले प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हैं जो उसको रिपेल कर रहे होंगे, वो इतना जोर उनमें नहीं होगा जितना यहां होगा। तो पता चला कि इस पे चार्ज स्टोर करना आसान है, इस पे चार्ज स्टोर करना मुश्किल है। अच्छा, इस पे चार्ज स्टोर करना मुश्किल, इस पे चार्ज स्टोर करना आसान। इसकी वोल्टेज ज्यादा, इसकी वोल्टेज कम। तो इसका मतलब यह है कि चार्ज अगर दोनों में सेम है, चार्ज दोनों में सेम है, तो एक की वोल्टेज ज्यादा है, जिसकी वोल्टेज ज्यादा है उसका सी जो है वो कम होगा, और जिसकी वोल्टेज जो है वो कम है उसकी सी ज्यादा होगा। इसका मतलब है सी जो है किसी ऐसी चीज से रिलेट हो रहा है जिसमें आप ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस पे चार्ज स्टोर करना आसान है, इस पे चार्ज स्टोर करना मुश्किल है। इस पे चार्ज स्टोर करने के लिए और आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इस पे चार्ज स्टोर करने के लिए आपको कम जोर लगाना पड़ेगा। तो ये सी जो है ये कुछ रिलेट हो रहा है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज से रिलेट हो रहा है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज से रिलेट हो रहा है। ठीक है कि अब मैं बताता हूं कि इसकी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज से ये कैसे रिलेट हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और आप ये चीज देखो कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। इज 1 फैरेड। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड। और 1 फैरेड किसके बराबर है? अभी हमें पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि हमने पहले तो पढ़ लिया था पॉइंट नंबर 1 में कि चार्ज वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, और अब हम दूसरी बात करेंगे Q इज इक्वल टू CV में जो C का रोल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा C क्या है? Q/V। और C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और मेजर किस में होता है? 1 फैरेड में, 1 कूलम पर वोल्ट। इसको आप लिख सकते हैं 1 फैरेड को, लेकिन आए हम इसको समझते हैं। जिस तरह आपको याद है कि आप AS फिजिक्स में पढ़ते थे डिफाइन रेजिस्टेंस, AS फिजिक्स में आप पढ़ते थे डिफाइन रेजिस्टेंस, तो आपको याद है, आपको जब O लेवल में टीचर रेजिस्टेंस के बारे में उसका आइडिया देता है तो आपके माइंड में जो चीज वो डालते हैं अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, या जिस चीज में से भी करंट को गुजरने में मुश्किल पेश हो या करंट की एनर्जी ज्यादा जाया हो तो हम कहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन जब रेजिस्टेंस को प्रॉपरली डिफाइन करने की बारी आई तो हमने रेजिस्टेंस को ओहम्स लॉ से डिफाइन किया,
और हमने कहा जी कि रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस इज इक्वल टू potential difference across the device over current through the device. ये हमने बेटा इसकी डेफिनेशन बनाई थी रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस की, ठीक है कि नहीं। अब हम इसी तरीके से जब हम चार्ज की बात करते हैं इसके बारे में, तो हम कहते हैं जी कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, मगर ये इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है। हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। कोई अगर हमें कहता है कि जी डिफाइन कैपेसिटेंस, ठीक है, तो हम डिफाइन कैपेसिटेंस में क्या करते हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर is equal to charge stored across either of the plates divided by potential difference across the device. Potential difference developed across the plates. ये है जनाब कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इसको आप इंग्लिश में प्रॉपर इस तरह सीधा सीधा यूं लिखेंगे, फिर इसको भी फुल ऐसे करके नीचे लिखेंगे, डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आए अब हम इसको समझते हैं कि इससे क्या क्या मुराद ली जाती है। लेकिन कैपेसिटेंस को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ये एक फर्ज करें पॉजिटिव प्लेट है जो आपको ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी और आपने ऐसे देखी, तो आपको सिर्फ उसकी एक साइड नजर आ। जिस तरह ये पेपर है, मैं इसको बिल्कुल ऐसे करके देखूं तो मुझे ये एक थिन शीट इस तरह थिन लाइंस ही नजर आएगी, अगर सारा कुछ इसके पीछे। तो इसी तरीके से ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये बेटा क्या है, एक नेगेटिव प्लेट। एक पॉजिटिव प्लेट और एक बेटा क्या है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब इस तरह से देखें कि जब आप कहते हैं कि इस पे चार्ज स्टोर्ड 470 माइक्रोकूलम है, जब आप कहते हैं कि इस पे चार्ज स्टोर्ड जो है 470 माइक्रोकूलम, तो इससे मुराद ये होती है कि इसके ऊपर प्लस 470 माइक्रोकूलम और इस पे माइनस 470 माइक्रोकूलम, ये होती बात। अगर आप कहें कि जनाब इस प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर जो है 2200 माइक्रोकूलम है, इससे मुराद ये है कि इस पर चार्ज प्लस 2200 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज माइनस 2200 माइक्रोकूलम। ये जनाब इसमें चार्ज स्टोर की बातें, ठीक है कि नहीं। और जब आप कहें कि इन दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट्स है, तो इससे मुराद पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। या इसको इस तरह ऊपर भी पॉजिटिव का निशान लगा सकते हैं और इधर। इससे क्या मुराद होती है, ये देखें। जब मैं कहता हूं कि इन प्लेटों के दरमियान पॉजिटिव प्लेट्स, इन दोनों प्लेटों के दरमियान जो है वो वोल्टेज 40 वोल्ट्स है, इससे मुराद उसकी इंटरप्रिटेशन आप ऐसे ले सकते हैं कि इसके पास प्लस 20 वोल्ट्स हैं और इसके पास माइनस 20 वोल्ट्स। तो ये कितना बना, 20 माइनस माइनस 20 प्लस 20 40 वोल्ट्स। या आप यूं भी ले सकते हैं कि इसके पास प्लस 40 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट। या आप कह सकते हैं कि इसके पास प्लस 30 वोल्ट है, इसके पास माइनस 10 वोल्ट, क्योंकि 30 और माइनस 10 का डिफरेंस भी 40 होता है। 30 माइनस माइनस 10 40 वोल्ट होता है। 30 अगर इसको 10 वोल्ट्स कहें तो इसको माइनस 30 वोल्ट्स भी कह सकते हैं। इसको 0 वोल्ट कहें तो इसको माइनस 40 वोल्ट्स भी कह सकते हैं। इसको अगर प्लस 50 वोल्ट्स कहें
इसे आप +10 वोल्ट्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि डिफरेंस ऑफ द टू वोल्टेजेस जो है वो 40 होनी चाहिए। तो अब आप इस पूरे चैप्टर में जहां V आएगा, उस V से मुराद वोल्टेज ऑफ द पॉजिटिव प्लेट माइनस वोल्टेज ऑफ द नेगेटिव प्लेट है, और Q से मुराद ये है कि प्लस Q चार्ज जो उस ए पॉजिटिव प्लेट पर है और माइनस Q चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट पर है। इन दोनों को जहन में रखकर आए अब हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब आप कहते हैं, ये फर्ज करें ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये वायर्स हैं जो उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि जी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर जब +1 चार्ज डालें, +1 कूलम, और इसके ऊपर -1 कूलम डालें, तो इनके दरमियान अगर वोल्ट मीटर कनेक्टेड है तो वो 1 वोल्ट रजिस्टर करेगा। यानी इसका मतलब है 1 वोल्ट रजिस्टर करने के लिए इस प्लेट ने +1 कूलम ले लिया और इस प्लेट ने -1 कूलम ले लिया। और अब अगर आप देखें, इसके ऊपर आप अनदर +1 कूलम डालें और इसके ऊपर अनदर -1 कूलम डालें, तो यहां वोल्टेज बढ़कर 2 वोल्ट हो जाए। अगर ऐसा हो और इस पर जब एक अलहदा एक और +1 कूलम डालें, यानी इससे टोटल +3 कूलम चार्ज हो गए, इस पर एक और -1 कूलम डालें, टोटल -3 कूलम चार्ज हो जाए, और वोल्ट मीटर जो है वो 3 वोल्ट्स इंडिकेट करें, तो हम कहेंगे कि दिस कैपेसिटर इज एबल टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम पर यूनिट राइज इन वोल्टेज अक्रॉस इट्स प्लेट्स। दिस इज कॉल्ड इट दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैराड। ठीक है, अब आप ये चीज देखें कि अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है 470 माइक्रो फैराड है, इस 470 माइक्रो फैराड का मतलब है माइक्रो कूलम पर वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्लेट के ऊपर +470 माइक्रो कूलम डालें और इसके ऊपर -470 माइक्रो कूलम डालें, तो इसकी वोल्टेज यहाँ 1 वोल्ट हो जाएगी, और मजीद +470 माइक्रो कूलम डालें और इस पे -470 माइक्रो कूलम डालें, इसकी वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगी। और जब मजीद इसके ऊपर +470 माइक्रो कूलम डालें और इसके ऊपर -470 माइक्रो कूलम डालें, तो ये वोल्टेज बढ़कर 3 वोल्ट हो जाए। तो तब हम कहते हैं कि ये इसकी कैपेसिटेंस 470 माइक्रो फैराड है। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जनाब ये कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की वोल्टेज कैपेसिटेंस 2200 माइक्रो फैराड है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट डज दिस मीन। आप कहें कि 2200 माइक्रो फैराड मीन्स 2200 माइक्रो कूलम पर वोल्ट। That means this capacitor is able to store a charge of 2200 microcoulomb across its plates per unit rise in voltage across its plates. यानी it can take, यानी इसकी एक प्लेट पर +2200 माइक्रोकूलम डालें और इस पे -2200 माइक्रोकूलम डालें, यहाँ वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाएगी। अनदर 2200 माइक्रोकूलम इस पे डालें, अनदर -2200 माइक्रोकूलम इस पे डालें, तो वोल्टेज 2 वोल्ट हो जाएगी। आपके सर ये चार्ज आप उसके ऊपर स्टोर कैसे कर सकते हैं? इसका बहुत आसान सा हल है। आप इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ दें। ये यूं जब आप इस तरह से जोड़ेंगे तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स, फर्ज करेंगे नेगेटिव टर्मिनल, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इसकी इस प्लेट पे आ जाएंगे, आगे जा नहीं सकते, रुक जाएंगे। बस बैटरी की पॉजिटिव, अच्छा बैटरी की भी एक बड़ी पक्की आदत है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो अपने नेगेटिव टर्मिनल से निकालती है उतने गिन के पॉजिटिव टर्मिनल पे वसूल करती है। अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ से भी 100 ही आएंगे। अब ये प्लेट न्यूट्रल है, इसने कहा भी मेरे पास कोई फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इस प्लेट ने, इस बैटरी ने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए और ऐसा छीनते हुए वर्क डन किया। जाहिर है इसका मतलब है चार्ज, किसी बॉडी पर एक्स्ट्रा चार्ज देने का अमल जो है वो वर्क डन करवाता है, और वही वर्क डन इस एक्स्ट्रा चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, और उसी को ही आप इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी के थ्रू आप इस पर चार्ज डालते हैं। अगर आप फर्ज करें ये 12 वोल्ट की बैटरी,
अगर आप इसकी बजाय 18 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करें तो वो इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डालेगी यहाँ से, और यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगी। तो आप इस तरीके से आप कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इस चार्जिंग प्रोसेस को जल्दी से करना चाहें तो एक सिंपल कॉपर वायर यूं जोड़ दें और एक सिंपल कॉपर वायर यूं जोड़ दें, तो ये कैपेसिटर इन नो टाइम चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में रेजिस्टर लगाया तो कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, फर्ज करें ये एक स्विमिंग पूल है, फर्ज करें इस स्विमिंग पूल को ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पानी से भरें। अगर किसी पानी से भरेंगे तो स्विमिंग पूल को भरने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर फर्ज करेंगे कोई दरिया का एक रुख इस तरफ आ गया, एक बहुत टोरेंट ऑफ वाटर कहीं से आया और उसने इसको इंस्टेंटली फिल कर दिया। इन दोनों की एग्जांपल क्या है? इस टोरेंट ऑफ वाटर का आना और एकदम आकर पूरे स्विमिंग पूल को इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में भर देना, ये तब है जब आप इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ डायरेक्ट जोड़ दें। तो फिर क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए डायरेक्ट यहां आके खड़े हो गए, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट यूं चल पड़े और यूं चले, और जितने इलेक्ट्रॉन्स इस पे यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया उतना ही यहाँ से एक्स्ट्रा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव हुए, तो ये उतना ही पॉजिटिवली चार्ज। और ये पाइप से स्विमिंग पूल को भरना, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई हो और पाइप का पतला होना इस रेजिस्टेंस का हाई होना है, स्विमिंग पूल का बड़ा होना इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। अब स्विमिंग पूल जितना बड़ा होगा उतनी और जितना पाइप पतला होगा उतनी स्विमिंग पूल को भरने में देर लगेगी। बिल्कुल इसी तरह से आर का बड़ा होना, सर्किट में करंट का कम होना, आस्ता आस्ता यहां से इलेक्ट्रॉन्स का यहां पहुंचना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स का जाना, और कैपेसिटेंस का बड़ा होना, आर का बड़ा होना और सी का बड़ा होना, दोनों ही कैपेसिटर की चार्जिंग को स्लो कर देते हैं। तो आरसी का प्रोडक्ट ये डिटरमिन करता है कि कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज हो, और मैथमेटिकली स्पीकिंग 5 आरसी सेकेंड्स में एक कैपेसिटर इधर से बैटरी से फुली चार्ज हो जाता है। अगर इस तरह जोड़ा हुआ हो तो चूंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो अब आप ये चीज देखो कि ये आप इस तरह से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डालते हैं, और कैपेसिटर के ऊपर से चार्ज उतारने का तरीका क्या है, आप उसके दोनों टर्मिनल्स को मिला दें। ये कैपेसिटर, ये पॉजिटिवली चार्ज इसके ऊपर चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज। अब अगर आप फर्ज करें आपने करना ये है कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस कैपेसिटर को, मगर इस्तेमाल करने से पहले आपका दिल ये है कि इसका आप इसको टोटली न्यूट्रल कर दें, तो आप इसकी ये वायर यूं जोड़ दें। क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे और कैपेसिटर न्यूट्रल हो जाएगा। ये फर्ज करें आपको लैब में इस तरह कैपेसिटर पकड़ाया जाता है, तो आप उस पर यहाँ ऐसे कॉपर वायर लगा दें, उसके दोनों टर्मिनल्स को थोड़ी देर के लिए जोड़ दें। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस उधर चले जाएंगे और कैपेसिटर न्यूट्रल हो जाएगा। अब और बातें कुछ करते हैं। अभी तक हम इसी बात पर हैं, Q इज इक्वल टू CV पे। इसका मतलब है कि अच्छा कैपेसिटर वो है जो चार्ज भी खूब स्टोर कर ले और वोल्टेज भी बिल्डअप ना होने दे। क्यों? इसमें हमारा क्या फायदा है, इसका कैपेसिटेंस से क्या ताल्लुक है कि वोल्टेज ना बिल्डअप होने दे? जी वो मैं बता देता हूं कि क्यों ऐसा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक शख्स था ना, उसके पास ये यूं करके ऐसे एक दीवार थी और ये उसका फर्श था। वो ना उसने ना किसी काम के लिए ना, घर में किसी काम के लिए उसने ईंटें मंगवाई, ठीक है कि नहीं? और ईंटें घर से बाहर पड़ी थी, तो रात को जब मजदूर चले गए और उसने कहा मैं ईंटें अंदर ले आऊं, कमरे घर में ले आऊं और संभाल के रख लूं, कहीं ये ना हो कि रात को बाहर से लोग चोरी करके ले जाएं। तो उसने इस तरह करके ईंटें लगाई, अब जब उसने इस तरह करके ईंटें लगाई तो आप देखें कि पहली ईंट यहां रखना आसान था। ये ईंट रखने के लिए वर्क डन करना पड़ा, लेकिन इस ईंट को रखने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, इस ईंट को रखने के लिए और ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, इस ईंट को रखने के लिए और ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, इस ईंट को रखने के लिए और ज्यादा वर्क डन करना पड़ा, इस ईंट को रखने के लिए और वर्क डन करना पड़ा, और इससे ऊपर जब ईंट रखेंगे तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर ईंटों को चार्ज समझा जाए और हाइट को वोल्टेज समझा जाए तो ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस बड़ी कम है,
और उसके कम कैपेसिटेंस के सबब चार्ज स्टोर करना मुश्किल हो रहा है। कम कैपेसिटेंस की वजह से इस तरह का ग्राफ जा रहा है कि अभी थोड़ा सा ही चार्ज स्टोर किया था तो वोल्टेज इतनी बढ़ गई। इस बढ़ने का नुकसान ये हुआ कि मजीद चार्ज स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा, मजीद चार्ज स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको वर्क डन करना पड़ा। अगर ये बंदा थोड़ा समझदार होता तो ये इस तरह करता कि ये 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट 4 ईंट इस तरह करके 4 लेयर या 5 लेयर्स बना लेता और फिर यूं 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 करता। ऐसा करने से ईंटें भी ज्यादा रख लेता और हाइट भी ज्यादा ना होती, पर ईंट उसको कम वर्क करना पड़ता। इन ईंटों के लिए थोड़ा सा काम, ऑलमोस्ट कोई काम नहीं, इनके लिए जरा ज्यादा, इनके लिए उससे ज्यादा, इन ईंटों के लिए और जरा सा ज्यादा। इसमें भी चार्ज स्टोर होने से वोल्टेज बढ़ रही है या ईंटों के ज्यादा होने से हाइट बढ़ रही है और इन ईंटों के लिए उसको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इन ईंटों के लिए उससे भी ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज उतना नहीं है। इसका हिसाब कुछ ऐसा होगा। तो ये हम एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो हम ठीक है, हमारा मकसद चार्ज को स्टोर करने का यही होता है कि हम उससे एनर्जी लें, लेकिन हम चाहते हैं कि चार्ज ज्यादा स्टोर हो जाए और वोल्टेज का बिल्डअप इतना ज्यादा ना हो ताकि हम ज्यादा देर तक उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। आपको पता है इस तरह से जब ईंटें स्टोर की जाएंगी तो वो तादाद में कम होंगी, भले वो ज्यादा उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, मगर इस तरह ईंटें ज्यादा स्टोर हो जाएंगी। तो ये थी जो बात मैंने आपको सुनानी थी, ठीक है। अब अगली जो बात मैंने आपसे करनी है वो क्या है, अभी तक इसी इक्वेशन पर हैं हम और ये कैपेसिटर का पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है। इसकी वजाहत करते हुए अब ये चीज देखेंगे वोल्टेज क्या होती है, चार्ज और कैपेसिटेंस। आए इसको एक और तरीके से देखते हैं और वो क्या देख इसका है मामला वो देख लेते हैं। वो ये है बेटा कि आप ये चीज देखें कि ये एक स्फीयर है, ठीक है कि नहीं, इसका रेडियस r है और ये एक और स्फीयर है, इसका रेडियस भी r है, ठीक है। अब फर्ज करें इसके पास एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल से ये मुराद नहीं कि इसके पास चार्ज है ही नहीं, इसका आपके पास अपना जाती चार्ज बहुत ज्यादा होगा, मगर जितना जाती पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जाती नेगेटिव चार्ज होगा। हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। हम जो इस पूरे चैप्टर में क्यों ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज है, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज जो आता है। अब आप इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। इसका चार्ज इस पे क्यू था, वो हाफ चार्ज इस पे रह गया, हाफ चार्ज इस पे आ गया। अच्छा जी, अब फर्ज करें इसी सिचुएशन को एक और केस में लें कि जब इसके पास आप कहते हैं जी फर्ज करें 10 इलेक्ट्रॉन, मैं दोबारा गिन लूं, मैंने ज्यादा तो नहीं बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो बिल्कुल 10 सही बनाया था। अब इसका रेडियस r, इसको मैं एक बड़े सफियर के साथ कनेक्ट करता हूं जिसका रेडियस 3r और अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं वायर से, तो क्या होगा, या चलें इसके हम कह देते हैं 4r, तो क्या होगा, इस तरह होगा कि इसके ऊपर रह जाएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सॉरी 4 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और अगर मैं इसके साथ बहुत बड़ा एक स्फीयर कनेक्ट कर दूं जिसका रेडियस 9r हो और इसका रेडियस r है, तो इसके ऊपर 10 में से 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 9 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि ये चार्ज शेयरिंग का फार्मूला क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरा ये ख्याल ये है कि जो बड़ा स्फीयर है उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है और यहां से चार्ज उधर जाता रहता है, ता वक्त है कि दोनों की चार्ज और कैपेसिटेंस रेशियो सेम हो जाए, और इसका मतलब यह है कि दोनों की वोल्टेज सेम हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह पानी किसी लहर में, मसलन कोई फर्ज करें ये स्विमिंग पूल है या कोई पूल है, इसमें क्रस्ट और वेव ट्रफ जनरेट हो गई है, तो क्रस्ट का पानी जो है वो ट्रफ में उस वक्त तक गिरता रहेगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज ट्रांसफर होता रहता है हत्ता कि चार्ज और कैपेसिटेंस रेशियो सेम हो जाए और वो बमाना वोल्टेज के होती है। इसी चीज को, ये चीज आपने समझ ली इसी इक्वेशन, अभी तक हम इसी इक्वेशन पर हैं, हम अभी पॉइंट नंबर 2 से आगे नहीं गए। पॉइंट नंबर 2
की ही वजाहत कर रहे हैं। चार्ज इज इक्वल टू सी वी, ठीक है कि नहीं। और अब हम बात करेंगे कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इफ चार्ज इज कांस्टेंट। ये चीज कांस्टेंट हो तो C V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऐसी, जैसे फर्ज करें ये आपके घर में एक बक्सा है, ये उससे बड़ा बक्सा है, और फर्ज करें ये आपके घर में उससे भी बड़ा बक्सा, ठीक है कि नहीं। अब क्या है, अब होगा ये कि इसमें फर्ज करें आपकी अम्मी आपको कहती हैं 10 सरहाने रख दें। इसमें आपने देखें ये पहला सरहाना आ गया, दूसरा सरहाना आ गया, तीसरा सरहाना आ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। इसमें सराहने रखने में आपको कोई खास वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा थी और आपका वर्क डन टू स्टोर 10 सरहानास कम था। 10 सरहानास को आप एक अमाउंट ऑफ चार्ज समझें और बड़े बक्से को एक बड़ा कैपेसिटर समझें, और जो वर्क डन आपको करना पड़ा वो वोल्टेज समझें। तो आप देखेंगे कि चूंकि एक बड़ा कैपेसिटर था और 10 सरहाने इसमें रखे तो आपको कम वर्क डन करना पड़ा। अच्छा फर्ज करें आप, और ऊपर से आपने ढकना दे दिया, फर्ज करें आपकी अम्मी ने कहा कि वो 10 सरहाने इसमें ढूंढ दो। अब सेम चार्ज है, लेकिन अब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब आप ऊपर से बक्स बंद करने लगे तो वो सरहाने ऊपर आ गए, आपने उनको धक्का मार के जोर करके नीचे लगाया तो वो बंद हुए। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। और आप फर्ज करें आप 10 सरहाने कहीं लेके जा रहे हैं, आपका दिल है बक्सा छोटा हो, आप वो 1 2 3 4 5 सराहने इधर आ गए, 1 2 3 4 5 ये आ गए। जब ऊपर से ढकना लगाना पड़ा तो खूब जोर लगाया तब जाके बंद हुआ। तो पता चला कि Q इज इक्वल टू सी वी में सेम चार्ज के लिए छोटा कैपेसिटर ज्यादा वोल्टेज मांगता है और बड़ा कैपेसिटर जो है वो कम वोल्टेज मांगता है। बड़ा कैपेसिटर आराम से वो खा लेता है। जिस तरह फर्ज करें एक छोटे साइज के बंदे को ज्यादा रोटियां खाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और एक मोटे बंदे को ज्यादा रोटियां खाने के लिए तो ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये चीज इस तरह से इसमें आ गई। अब इसी चीज चार्ज, अभी तक हम पॉइंट नंबर 2 पर हैं, इसको मैं अगर हुक्स लॉ से कंपेयर करूं तो कुछ इस तरह का कंपैरिजन बनता है। देखें ये स्प्रिंग है, आप इसको खींच के लंबा करते हैं तो इसको डिस्टॉर्ट करने का रीजन कौन है? फोर्स। बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर में एनर्जी पैदा होती है चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन से। तो चार्ज इज द कॉज, और वोल्टेज एनर्जी है, और आपको पता है एक्सटेंशन का तल्लक भी एनर्जी से है, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब जाहिर है कि के अगर ज्यादा होगा एक्स हो गई कम। इसी तरह से सी कैपेसिटेंस ऑफ दैट प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बड़े साइज का कैपेसिटर होगा, बड़ी बड़ी प्लेटें होंगी तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। उसकी कैपेसिटेंस कम होगी तो वो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा और आपको बहुत ज्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, पोटेंशियल इतना बिल्डअप ही नहीं होगा। ठीक है, बाज लोग इसको इस तरह से भी करते हैं रिलेट। ये टैंकी है पानी की, और इसमें पानी की टैंकी में जो बेस एरिया है पानी की टैंकी का, बेस एरिया को आप ले लें कैपेसिटेंस, बेस एरिया को आप ले लें कैपेसिटेंस, और इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है, इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट इज कॉल्ड चार्ज। जो अमाउंट ऑफ वाटर है इसमें वो चार्ज, और हाइट ऑफ वाटर, जितना पानी है उसकी हाइट जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी से उसका तल्लक है। तो यहां पर हाइट को आप वोल्टेज के मानों में ले लें। अब जो छोटा कैपेसिटर होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, उसका बेस एरिया बड़ा ही थोड़ा होगा। उसमें आप एक बाल्टी पानी की डालें तो फौरन उसकी हाइट यहां तक आ जाएगी, और काफी हाइट होने का मतलब पोटेंशियल बहुत हाई हो गया। मजीद एक और बाल्टी डालना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टेप लैडर यूज करके पहले इधर ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ से बाल्टी डालनी पड़ेगी। और बड़ा कैपेसिटर कैसा होता है? बड़ा कैपेसिटर फर्ज करें कि बहुत बड़ी पानी की टैंकी टाइप है, या आपने फर्ज करें अपने घर में अपने एक कमरे को पानी की टैंकी में कन्वर्ट कर दिया, लीक शीक वो उसको अच्छी तरह सील करके। अब इसमें आप 2 बाल्टियां भी पानी की डाल दें तो हाइट इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बेस एरिया बहुत ज्यादा है। बेस एरिया को आप कैपेसिटेंस से तशबीह दे रहे हैं। अब बेस एरिया अगर ज्यादा है और आपने इसमें पानी डाला, अमाउंट ऑफ वाटर को चार्ज समझ लें, और हाइट अचीव्ड बाय द वाटर को आप क्या समझ लें,
पोटेंशियल समझ। एक और टीचर ने Q इज इक्वल टू CV को मिसाल देते हुए उन्होंने इस तरह कर दिया कि जनाब C जो है ना वो बंदे का ज़र्फ है, कैपेसिटेंस, वोल्टेज उसका शोधापन है। शोधेपन को उर्दू में कैसे लिखते हैं मुझे पता नहीं, और ये उसकी खूबी है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने कहा जी कम ज़र्फ आदमी हो, कम ज़र्फ आदमी, छोटा आदमी उसको ज्यादा खूबियां मिले ना तो उसका शोधापन ओ चढ़ जाता है ऊपर आसमानों पे। और अगर फर्ज करें कि बड़ा आदमी है, बड़े ज़र्फ वाला, बड़े दिल वाला, उसको खूबियां मिले ना तो उसका शोधापन इतना ज्यादा नहीं होता, वो थोड़ा ही रहता है अपने। ये भी एक मिसाल है लेकिन को बहुत फिट नहीं है, मगर नेवरदलेस यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 2 जो है वो खत्म होता है। और मैंने आज सिर्फ 2 बातें की हैं। पहली बात की है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज से क्या मुराद है, और दूसरी बात मैंने की है Q इज इक्वल टू CV में C क्या है और एक्चुअली उसका क्या बात बनती है, कैपेसिटेंस से मुराद क्या होती है। यहां से हम शुरू करेंगे तीसरा पॉइंट, लेकिन हम इस लेक्चर को यहाँ रोकते हैं।